Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we will start revision of this chapter, displacing indigenous people. If you have any problem regarding this chapter, you can ask me. अगर पहले से किसी को कोई परेशानी है इस चैप्टर के अंदर तो पहले ही पूछ सकते हैं, तो भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे, वरना हम रिवीजन के दौरान तो करेंगे ही सॉल्व. No, ma'am. ओके. No, ma'am. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका रिवीजन. Yes, ma'am. European imperialism. The American Empire of Spain and Portugal did not expand after the 17th century. अमेरिकन एम्पायर जो था स्पेन और पोर्चुगल का, वो फैला नहीं था 17th सेंचुरी के बाद में, एक्सपेंड नहीं किया था ज्यादा. और जो दूसरी कंट्रीज थी, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, वो जो है एक्सटेंड कर रही थी. ठीक है, उन्होंने शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो काफी अच्छी होने लग गई थी, और उन्होंने कॉलोनीज भी स्टैब्लिश कर ली थी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अंदर. आयरलैंड जो है वो वर्चुअली एक कॉलोनी की तरह देखा जाता है इंग्लैंड की. ठीक है, वहां पे लैंड ओनर्स जो थे वो स्पेशली बेसिकली कहाँ के थे, इंग्लिश सेटलर्स थे, यानी कि इंग्लैंड के आए हुए लोग वहां पर सेटल हो गए थे, जमींदार थे. ठीक है, 18th सेंचुरी के दौरान ये ऑब्वियस हो गया था कि इनका मेन कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने का मोटिव ये है कि इनको प्रॉफिट कमाना है. ठीक है, और नेचर को कंट्रोल करना है, ये इनका नेचर है कंट्रोल करने का. ठीक है, ये भी समझ में आ गया था. साउथ एशिया के अंदर ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर से क्लियर कर दिया था, अपने आप को पॉलिटिकल पावरफुल बना लिया था, और वहां के जो लोकल रूलर थे इंडिया के, उनको हरा दिया था और उनकी टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया था. और वहां पर वो काफी समय तक रहे. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो भी डेवलप किया, टैक्स कलेक्ट किए लैंड ओनर से. ठीक है, उसके बाद में उन्होंने रेलवेज बनाई जिससे उनका ट्रेड जो है वो आसान हो सके. ये चीज हमने भी पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी. एक्सकवेटेड माइंस खाली कर दी वहां की, और वहां पे प्लांटेशन, बड़े बड़े प्लांटेशन लगा दिए. ठीक है, अफ्रीका और यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो कहाँ पे व्यापार करते थे, कोस्ट पर. ठीक है, एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की बात नहीं, सिर्फ अफ्रीका की बात हो रही है यहाँ पे. और उसके बाद में 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने डिड दे वेंचर इनटू द इंटीरियर अंदर की तरफ भी उन्होंने व्यापार करना शुरू करा. After this, some of the European countries reached an agreement to divide up Africa as colonies for themselves. इसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि अफ्रीका को दो हिस्सों में बांट देंगे, दो कॉलोनीज में बांट देंगे. ठीक है, अपनी हिसाब से. द वर्ड सेटलर इज यूज फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका. ये जो शब्द है सेटलर, इसका इस्तेमाल जो है डच ने किया था जब वो यूज किया जाता था डच लोगों के लिए जो सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर. द ब्रिटिश इन आयरलैंड, और ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया जाता था आयरलैंड के अंदर. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियंस इन अमेरिका, और बाकी लोगों के लिए भी ये चीज यूज की जाती थी. जो यूरोपियंस अमेरिका में शिफ्ट हुए थे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी. द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दीज कॉलोनीज वाज इंग्लिश. जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी इन कॉलोनीज के अंदर वो होती थी इंग्लिश, एक्सेप्ट इन कनाडा वेयर फ्रेंच इज आल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज. कनाडा को छोड़ करके बाकी कॉलोनीज के अंदर इंग्लिश थी, कनाडा के अंदर फ्रेंच जो है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी. ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके. ऋतिक, कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके. अब यहाँ पे यूरोपियंस गिवन बाय यूरोपियंस के द्वारा नाम दिए गए इन कंट्रीज को. न्यू वर्ल्ड, जो नई दुनिया इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, अमेरिका. फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ अमेरिगो वेस्पुची. अब ये जो है इनके द्वारा यूज किया गया था ये टर्म अमेरिका. कनाडा निकला था कनाटा से, जो कि विलेज एरिया, विलेज वर्ड के लिए यूज होता है. हुरोन इरोक्योज के द्वारा, ये एक एक्सप्लोर थे, जैकिस कार्टियर 1535 में इनके द्वारा यूज किया गया था. देन ऑस्ट्रेलिया 16th सेंचुरी में नाम दिया गया है इस लैंड को, जो कि साउथ ग्रेट सर्दर्न ओशन में था. ऑस्ट्रल का लैटिन मतलब होता है साउथ. ठीक है,
देन फिर न्यूजीलैंड यूज किया गया, तस्मान, नेम गिवन बाय तस्मान ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड के तस्मान के द्वारा यानी राजा के द्वारा दिया गया था, जो पहले थे जिन्होंने इन आइलैंड्स को देखा था 1642 में। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ये रही है, लिस्ट ओवर 100 प्लेसेस नेम, 100 प्लेस नेम्स इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया विच बिगिन विद न्यू। कई सारी ऐसी जगह जिनका नाम न्यू से शुरू हुआ, न्यू वर्ल्ड जैसे कि ऊपर बोला गया है उसी हिसाब से न्यूजीलैंड। अब है नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट जो है ये आर्टिक सर्कल तक फैला हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और फिर पैसिफिक से अटलांटिक ओशन, यानी इसकी ज्योग्राफिकल आपको लोकेशन बताई गई है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? जो ओशियंस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। ये जो है वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इज द डिजर्ट ऑफ एरिजोना एंड नेवाडा। यहाँ की जो वेस्ट साइड है वहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं, जो वहाँ जहाँ पर डिजर्ट हैं एरिजोना और नेवाडा के, और सिएरा नेवाडा माउंटेन तक। फिर ईस्ट ग्रेट प्लेन्स हैं, यानी ईस्ट में प्लेन्स हैं जो ग्रेट लेक्स हैं। फिर वैलीज हैं मिसिसिपी में, ओहायो में। फिर अपलाशायन माउंटेन्स है या अपलाचियन माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये इनके ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो दे रखे हैं, लैंड फीचर्स दे रखे हैं। फिर टू द साउथ इन मेक्सिको या मेहिको, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो मेक्सिको है और दूसरा जो है वो है मेहिको, ये भी रिसेंटली पता पड़ा है। साउथ में इसके मेक्सिको है। 40% जो है कनाडा का वो कवर्ड है फॉरेस्ट से। ऑयल गैस मिनरल रिसोर्सेज जो है पाए जाते हैं कई सारे एरियाज में, जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों यहाँ पे बिग इंडस्ट्रीज लगाई गई थी यूएसए और कनाडा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आज के ज़माने में व्हीट, कॉर्न और फ्रूट जो है उगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिशिंग की जाती है, फिशिंग एक मेजर इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है कनाडा के अंदर। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका पास पास है। माइनिंग इंडस्ट्री और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल जो है वो भी डेवलप किया गया है पिछले 200 सालों में इमिग्रेंट्स के द्वारा जो आए थे यूरोप, अफ्रीका और चाइना से। यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जो कई हजारों सालों से उन वो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं, जो पहले यूरोपियंस की तरह जाने जाते थे। ठीक है, अब वो सब सेटल हो गए हैं अमेरिका के अंदर। कुछ दिक्कत आई इन दो पैराग्राफ्स में तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, मैम यस। ये वाले बताओ था ओल्डेस्ट artifact found in America and Arrow Point is 11,000 year old. ये कहाँ पढ़ रहे हो आप? कौन से पेज पर हो आप? मैम द नेटिव पीपल्स वाले। तो अभी मैंने एक्सप्लेन का किया, वो तो पढ़ा रही हूँ ना अभी। मैं ये वाला पूछ रही हूँ, इस वाले पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पूछो। अभी तो वो स्टार्ट ही नहीं किया द नेटिव नो मैम। पीपल्स। नेटिव पीपल्स, ये नेटिव का मतलब होता है, साइड में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेटिव का मतलब है अ पर्सन बोर्न इन प्लेस ही शी लिव्स इन, वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है वहां पर जहां पे वो अभी भी रह रहा है। Till the early 20th century, the term was used by the Europeans to describe the inhabitants of the country they had colonized. 20th सेंचुरी तक ये टर्म यूज की जाती है यूरोपियंस के द्वारा, जो बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन कंट्रीज पर जाकर के उन्होंने कॉलोनीज बना ली है, तो वहां के जो लोकल रेसिडेंट इनहेबिटेंट्स हैं उनके लिए ये यूज करते हैं नेटिव्स। अब है नेटिव पीपल्स। द अर्लीस्ट inhabitant of North America came from Asia over 30,000 years ago on a land bridge across the Bering Straits, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south. सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स जो है नॉर्थ अमेरिका के वो आए थे एशिया से करीब 30,000 साल पहले। एक लैंड ब्रिज था जो बरिंग स्ट्रेट की जगह पे से था, क्रॉस करके था, और जो 10,000 पहले आइस एज हुआ करती थी तब वो मूव करे थे यहाँ पे। ठीक है, फिर वो मूव कर गए साउथ में। द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट फाउंड इन अमेरिका एन एरो पॉइंट इज 11,000 ईयर्स अगो। जो सबसे पुराना आर्टिफैक्ट वहां पर पाया गया है अमेरिका के अंदर वो एक एरो पॉइंट है, और जो सबसे पुरानी चीज वहां पे पाई गई है वो है एरो पॉइंट, जो 11,000 साल पुराना है। The population started to increase about 5,000 years ago when the climate became more stable. यहाँ पर population increase कब हुई? जब 5,000 साल पहले यहाँ पे climate थोड़ा सा stable हुआ। ये है इस पैराग्राफ में। अब कोई दिक्कत? नो। No, ma'am. It's clear. No, ma'am.
Okay. These peoples lived in bands. ये लोग रहते थे bands में, ठीक है. In villages along river valleys, गांव में रहते थे जो river valley के किनारे पे होता था. और they ate fish and meat. ये खाते थे fish और meat. और vegetables उगाते थे, maize उगाते थे. ये अक्सर लंबी यात्राओं पे जाते थे. किसकी सर्च में? मीट की सर्च में. चीफली जो बाइसन होता है उसकी एक जानवर होता है उसकी सर्च में जाते थे. और वाइल्ड बफेलो की सर्च में जाते थे जो वहां पर घूम घूम करके ग्रासलैंड्स पे चरा करती थी. This became easier from the 17th century when the natives started to ride horses, which they bought from Spanish settlers. अब ये सारी चीजें जो है करना आसान हो गया था इन लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर इनकी जो लंबी यात्राएं होती थी पहले ये लोग पैदल पैदल यात्रा करते थे. उसके बाद में जब इन्होंने 17th सेंचुरी के अंदर घुड़सवारी सीख ली और घोड़े इन्होंने खरीदे स्पेनिश सेटलर से, तब ये घोड़ों पर बैठ करके ढूंढने जाते थे. तो ये चीजें आसान हो गई थी. बट दे ओनली किल्ड. यस मैम राजस्थान की क्या कहते हैं उसे माउंटेन रेंज जो है ना मैम, हाईएस्ट कौन सी है? अब जो लोग रहते थे ये घुड़सवारी नो करने मैम. लग गए थे. उसके बाद में ये सिर्फ उन्हें ही मारा करते थे, उन्हीं जानवरों को मारा करते थे जिनकी इनको खाने के तौर पर जरूरत हुआ करती थी. They did not attempt extensive agriculture, and since they do not produce a surplus, they did not develop kingdoms and empire as in Central and South America. ये ज्यादा extensive agriculture नहीं अपनाते थे, यानी कि ये agricultural activities में ज्यादा involved नहीं थे, इसीलिए ये कभी surplus यानी जरूरत से ज्यादा नहीं उगा पाते थे, produce ही नहीं कर पाते थे. इसीलिए इन्होंने कभी kingdom setup नहीं करे, develop नहीं करे, ना ही इन्होंने empires बनाई Central और South America के अंदर. यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको लड़ाइयों के, जो इनके आपस में ट्राइब्स जो होती थी उनमें टेरिटरी को लेकर के लड़ाइयाँ होती थी. लेकिन जो लार्ज कंट्रोल था, सबसे ज्यादा कंट्रोल जो था, वो इशू नहीं था लैंड का. They were content with the food and shelter they got from the land without feeling any need to own it. ये लोग खुश थे, सेटिस्फाई थे, जो खाना इनको मिल रहा है, जो जगह ये रहने के लिए इनको मिल रही है. इनको कोई इच्छा नहीं थी कि इस धरती को हम अपना कहें कि नहीं ये हक है मेरा, कि ये मेरी धरती है. An important feature of their tradition was that of making formal alliances